कैसे हो सब? आई होप आप लोग बढ़िया होगे। वेलकम टू द मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली कॉमर्स चैनल ऑफ यूट्यूब। हा हा हा। आई नो ये थोड़ा चीजी है, थोड़ा न्यू है, बट सच बताऊं तो ये चैनल बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो या कोई भी रिकमेंडेशन दे सकते हो वीडियो का, या कुछ भी अगर आपको कोई ऑफ द सिलेबस प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी हो, जैसे स्टूडेंट लाइफ या फिर स्कूल से रिलेटेड, तो आप वो भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में या डीएम कर सकते हो मुझे। एंड प्लस हमारे मेरे जो वीडियोस होते हैं वो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होते। सब जो मैं बोलती हूँ ऑन द स्पॉट ही बोलती हूँ। एंड इसीलिए कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि मैं वर्ड्स की कमी पड़ जाती है मुझे यार, बट सच में स्क्रिप्टेड नहीं होते। और उसके दो रीजंस है। सबसे पहले, मुझे बहुत आलस आता है स्क्रिप्ट लिखने में। दूसरा रीजन, मुझे लिखना पसंद नहीं है। तो यार मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, मैं बस डायरेक्टली एक्सप्लेन करने लगती हूँ। तो मेरे वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, इसलिए ये फ्रेंडली है, स्टूडेंट फ्रेंडली। ठीक है, फिलहाल अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, सॉरी इंटरनल ट्रेड। हाँ, इंटरनल ट्रेड। पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, ट्रेड दो तरीके की होती है बेसिकली। एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड को आप इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हो। इंटरनल ट्रेड बेसिकली वो होता है जो हमारी कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर ही होता है, इंडिया में ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो तरीके के होते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ठीक है, ट्रेड आपको पता है, इंटरनल एक्सटर्नल भी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। ठीक है, ये हमारा जो इंडिया है, ये मैं क्या बना रही हूँ, समझो ये हमारा इंडिया है, ये बाउंड्री है इंडिया की। इसके अंदर जो भी ट्रेड होगा वो सब आएगा इंटरनल ट्रेड में। और जो इंडिया और जो दूसरी कंट्रीज के बीच में जो होगा वो आएगा एक्सटर्नल ट्रेड। इंडिया और अमेरिका के बीच में होगा तो एक्सटर्नल ट्रेड होगा। इंडिया और जापान के बीच में कोई ट्रेड होगा तो वो एक्सटर्नल ट्रेड होगा। एक्सटर्नल या इंटरनेशनल कुछ भी कह लो। ठीक है, हाँ, एक्सटर्नल ट्रेड के क्या क्या एग्जाम्पल है। इंपोर्ट, जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से। एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमारा एक पूरा पूरा चैप्टर है सिर्फ इंटरनल ट्रेड पे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा फोकस इधर रहेगा, इधर भी नहीं। आज हम पढ़ेंगे होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में दूसरे वीडियो में कवर कर दूंगी, बट मैंने सोचा पहले होलसेल से स्टार्ट करते हैं। तो हियर आई एम। ठीक है, ओप्स, आप थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप चाहो तो। यार होलसेल ट्रेड देखा जाए तो बेसिकली हम होलसेल ट्रेड वर्ड आया है होलसेलर से। होलसेल होलसेल ट्रेड का बेसिकली मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। जब आप बहुत सारी चीजें लार्ज क्वांटिटीज में खरीदते हो, और क्यों खरीदते हो, उसे रीसेल पर्पस से, दोबारा सेल करने से, खुद कंज्यूम करने के पर्पस से नहीं। ठीक है, उसे हम होलसेल कहते हैं, होलसेल ट्रेड। अब बेसिकली देखा जाए तो होलसेलर होता कौन है। सबसे पहले तो एक पूरी सप्लाई चेन होती है मार्केट की। आप तक गुड्स कैसे आते हैं, डायरेक्ट कोई चीज प्रोड्यूस होके आपके पास थोड़ी आ जाती है। सबसे पहले आते हैं मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, जो सामान प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं,
उसके बाद वो जो सामान मैन्युफैक्चर करते हैं वो होलसेलर्स जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, उन्हें बाय कर लेते हैं बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। जब वो खरीद लेते हैं लार्ज क्वांटिटी में, जैसे ही मैन्युफैक्चर होता है वैसे ही खरीद लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे यूनिट्स में, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बट कंपैरेटिवली छोटे, री रिटेलर्स को देते हैं। रिटेलर्स को छोटे छोटे यूनिट्स में उसको डिवाइड करके दे देते हैं, फिर रिटेलर्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं कंज्यूमर्स तक, ठीक है। बेसिकली ये होता है। देखो, अगर होलसेलर ने 10,000 यूनिट्स खरीदे तो वो रिटेलर्स को हजार हजार यूनिट सेल करेगा, और रिटेलर्स कस्टमर को उनकी नीड के हिसाब से एक या दो या तीन या चार ऐसे यूनिट सेल करेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने बहुत ज्यादा बनाया होगा, ठीक है। ये होता है बेसिकली होलसेलर्स। अब जो होलसेलर्स होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होता है हमारी चेन में। तो बेसिकली कुछ ऐसी सर्विसेज है जो होलसेलर्स प्रोवाइड करते हैं अपनी चेन मेंबर्स को। जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो रिटेलर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम यही देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर्स को क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रिटेलर को क्या, ठीक है। उनको मतलब क्या हेल्प मिलती है होलसेलर से, ठीक है। तो बेसिकली हम पहले देखेंगे सर्विस टू मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। सर्विस टू मैन्युफैक्चरर्स, क्या क्या सर्विस होती है। सबसे पहली सर्विस जो वो प्रोवाइड करते हैं वो होता है फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखो, बेसिकली जो होलसेलर्स होते हैं वो रिटेलर से ऑर्डर कलेक्ट कर लेते हैं कि उनको कितने पीसेस का ऑर्डर चाहिए। जैसे किसी रिटेलर ने बोला मुझे 1,000 चाहिए, किसी ने बोला मुझे 2,000 चाहिए। वो जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उन सबको कलेक्ट कर लेते हैं, वो सारे ऑर्डर्स दे देते हैं वो मैन्युफैक्चरर को, ताकि मैन्युफैक्चरर उसी हिसाब से अपना प्रोडक्शन कर सके। मतलब कि कभी कभी सामान कम पड़ जाता है मैन्युफैक्चरर के पास, तो अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर्स के हिसाब से सामान प्रोड्यूस करेगा। इस वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन वो कर पाएगा, ठीक है। जो दूसरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो होता है बियरिंग रिस्क। देखो, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उनके पास इतनी जगह नहीं होती कि वो सब कुछ स्टोर करके रख सके, ठीक है। तो उनका जो मतलब अगर वो सब कुछ स्टोर करके रखेंगे तो कभी कभी ये खतरा होता है कि कोई चीज चोरी हो गई, कोई खराब हो गई, या फिर कुछ ऐसा हुआ, कुछ भी हो सकता है सामान को। तो वो रिस्क भी होलसेलर्स भाई हमारे उठाते हैं। सारे सामान खरीद लेते हैं, जैसे ही मैन्युफैक्चर होता है वैसे ही खरीद लेते हैं। तो ऐसे उनके पास ना रखने की टेंशन, ना कोई रिस्क है चोरी का टेंशन, ना खराब होने का टेंशन सामान का, ठीक है। इस तरीके से वो रिस्क अपने ऊपर ले लेते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे? देखो, जब भी कोई होलसेलर सामान खरीदता है तो वो हमेशा मैन्युफैक्चरर को कैश में पेमेंट कर देता है, कभी उधार नहीं लेता है। और कभी कभी तो एडवांस पेमेंट भी हो जाता है, बट मोस्टली क्या होता है, वो हमेशा परचेज करने के टाइम पे ही पेमेंट कर देते हैं। इस तरीके से मैन्युफैक्चरर्स के पास फाइनेंशियल असिस्टेंस आ जाती है ताकि वो और प्रोड्यूस करें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सपर्ट एडवाइस। अब देखो यार, जैसे अभी हमने अपनी चेन में देखा, होलसेलर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं किसके साथ, रिटेलर्स के साथ। और रिटेलर्स को सब पता रहता है कि कस्टमर्स की क्या चॉइस है, क्या टेस्ट है। उसी हिसाब से जो होलसेलर होता है वो
मैन्युफैक्चरर्स को एडवाइस दे देता है कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, ये कस्टमर्स को पसंद है, तो मैन्युफैक्चरर वैसा ही प्रोडक्ट बनाता है जैसे कस्टमर्स को चाहिए, उसके अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स कर लेता है। नेक्स्ट इज हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। अच्छा इमेजिन करो, आपने कोई सामान प्रोड्यूस किया, तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी तो होती है कि उसे आप बेचोगे कैसे। ठीक है, वही काम होलसेलर्स करते हैं, क्योंकि मतलब जैसे ही गुड प्रोड्यूस होता है वैसे ही वो उसे ले लेते हैं, और उसका सारा, तो मतलब मैन्युफैक्चरर्स को ये चिंता नहीं करना होता है कि उनका प्रोडक्ट हम बेचेंगे कैसे, अपना प्रोडक्ट बेचेंगे कैसे, पैसे कैसे कमाएंगे, और मतलब उनका प्रोडक्ट सेल कैसे होगा, ये उनको चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि होलसेलर्स ले लेते हैं प्रोडक्ट सारा और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं रिटेलर्स को। ठीक है, नेक्स्ट इज फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। देखो यार, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही प्रोडक्शन होता है वैसे ही होलसेलर्स खरीद लेते हैं, तो वैसे प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी होती रहती है, क्योंकि एक बार होलसेलर्स ने खरीद लिया सामान, फिर उनको फिर मैन्युफैक्चरर्स को पैसे मिल गए, तो वो और प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी बनी रहती है, उनके पास पेमेंट आया वो और प्रोड्यूस करेंगे रॉ मटेरियल खरीद के, इस तरीके से, क्योंकि होलसेलर्स उन्हें पेमेंट करते हैं इसलिए वो फैसिलिटेट करते हैं प्रोडक्शन की कंटिन्यूएशन। नाउ लास्ट इज स्टोरेज। स्टोरेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, होलसेलर्स के पास वेयर हाउसेस होते हैं, तो वेयर हाउसेस की वजह से वो स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को चिंता नहीं रहती कि कहाँ सामान रखे, क्योंकि होलसेलर्स को बेच देते हैं, होलसेलर्स अपने वेयर हाउसेस में रखते हैं। वेयर हाउसेस से क्या प्रोवाइड होता है, टाइम यूटिलिटी, मतलब किसी भी टाइम पे कोई भी जगह सामान अवेलेबल हो सकता है, कोई भी सामान किसी भी जगह कोई भी टाइम पे अवेलेबल हो सकता है, उसे हम कहेंगे टाइम यूटिलिटी। ठीक है, ये हो गया मैं सर्विस टू मैन्युफैक्चरर्स। तो अब हम देखेंगे होलसेलर्स रिटेलर्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इट विल बी लाइक सर्विसेज टू रिटेलर्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी, सबसे पहली जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो होती है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स कैसे, देखो रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने पास, वो एक छोटी क्वांटिटी लेते हैं उसे बेचते हैं, लेकिन एक्चुअली उन्हें ना कस्टमर्स को अलग अलग वैरायटी ऑफर करनी पड़ती है एक प्रोडक्ट की, जैसे अलग अलग शैम्पू की वैरायटी हो गई या सोप की वैरायटी हो गई या कोई भी प्रोडक्ट, तो उन्हें इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो होलसेलर होते हैं, वो एक ही स्पेसिफिक लाइन में प्रोडक्ट्स लाते हैं। ये समझो सोप के प्रोडक्ट्स ला रहे हैं वो, लेकिन उसकी कई वैराइटीज़ होती हैं, अलग-अलग ब्रांड्स, अलग-अलग क्वालिटीज़, अलग-अलग टाइप के सोप्स लाते हैं, ठीक है? तो चॉइसेस के लिए रिटेलर्स को भटकना नहीं पड़ता है। उनके पास एक बिग इन्वेंट्री रहती है होलसेलर्स के पास। तो इस तरीके से वो रिटेलर्स को अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करते हैं। सेकंड होता है मार्केटिंग सपोर्ट। अब देखो होलसेलर्स जो थोड़ा बहुत एडवर्टाइजिंग या फिर प्रमोशन की चीज़ें वो भी वो कर देते हैं ब्रांड्स का। इसका फ़ायदा रिटेलर्स को भी मिलता है, क्योंकि सामान बेचने में आसानी रहती है, जो सामान पॉपुलर हो जाता है। इसलिए मार्केटिंग में हेल्प करते हैं होलसेलर्स। वो एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं सामान का, तो आसानी से बिक जाता है। ओके, जो नेक्स्ट हमारा
सर्विस है जो होलसेलर्स प्रोवाइड करते हैं वो होता है ग्रांट ऑफ क्रेडिट। जो कुछ उनके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं होलसेलर्स के, उनको वो क्रेडिट फैसिलिटी भी दे देते, क्रेडिट पे सामान बेच देते कि भैया तुम अपना काम कर लो, सेल कर लो, उसके बाद पेमेंट कर देना। तो इस तरीके से उन्हें ज्यादा ह्यूज कैपिटल भी नहीं चाहिए होता है रिटेलर्स को। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अभी मैंने आपको बताया वो किसी एक ही लाइन में प्रोडक्ट्स लाते हैं होलसेलर्स, लेकिन उसमें कई वैरायटी रहती है। तो वही इसी का है ये भी पॉइंट, कि किसी एक प्रोडक्ट लाइन में उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। जैसे सोप्स के बारे में, सोप का एग्जांपल दिया मैंने आपको, सोप के बारे में उनको बहुत ज्यादा नॉलेज रहती है। सोप क्या है, एक ब्रॉड वैरायटी ले लो, जैसे कि स्किन केयर ले लो, स्किन केयर के बारे में उनको स्पेशलाइज नॉलेज रहती है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उस वही नॉलेज वो अपने रिटेलर्स को पास ऑन कर देते हैं, रिटेलर्स वही कस्टमर्स को बताते हैं। तो इस तरीके से वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी पास ऑन करते हैं होलसेलर्स। नाउ आवर लास्ट सर्विस इज रिस्क शेयरिंग। इसमें भी रिस्क शेयरिंग होता है। सिंस होलसेलर्स एक लार्ज स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो रिटेलर्स को चिंता नहीं रहती है कि हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा तो कहाँ से आएगा। एक बार स्टॉक खत्म हुआ रिटेलर्स का तो वो जाके होलसेलर्स से ले लेंगे, और उन्हें ज्यादा स्टोर करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसी तरह रिस्क शेयरिंग होती है। अब रिस्क क्या है इसमें, ज्यादा सामान स्टोर करने में बहुत सारे रिस्क होते हैं। किसी सामान का खराब हो जाना, या थेफ्ट हो, या फिर मतलब बेकार हो जाना, या फिर कुछ भी हो सकता है, डिमांड की फ्लक्चुएशन हो सकती है। तो वो सारी चीजों का रिस्क शेयर करते हैं कौन, होलसेलर्स। तो यार होलसेलर्स बहुत यूजफुल होते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, ये हमने सीखा आज। ठीक है, बाय। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, वरना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।